हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास है फ्रेंड्स, ये आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस सीरीज़ की जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी पेपर 1 एंड पेपर 2 के नाम से, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप सीटेट का पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके पेड नोट्स को मिनिमम प्राइस पे ले सकते हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, उनके रिव्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पर मैंने सारे रिव्यूज़ वगैरह शेयर करे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हर क्लास की तरह हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे, ताकि यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व जो है हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपका जो थ्योरी वाला सेक्शन है वो भी आपका यहाँ से कवर अप होता रहेगा। और आप हर क्लास की तरह इस क्लास में भी कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप खुद का यहाँ से एनालिसिस कर पाएँ। और आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट के एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है। मुख्य भेद कहने का मतलब है कि इन दोनों के सिद्धांतों में मुख्य अंतर किस चीज़ का है, ठीक है। एक है लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी और दूसरी है जीन पियाजे की थ्योरी। लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसका नाम क्या है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था, जो थ्योरी दी थी, उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि सोशियो कल्चरल थियरी। और अगर जीन पियाजे की हम बात करें तो जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी, ठीक है। ये तो इन दोनों की थियरी का नाम है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार आपसे सिंपल थ्योरी का नाम भी पूछा हुआ है। तो चलिए इन दोनों के सिद्धांतों में मुख्य अंतर किस चीज़ का है वो समझते हैं। पहला कह रहा है बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ या रचनात्मक। तो ये जो है मुख्य अंतर नहीं है, क्योंकि इन दोनों की बात करते हैं, वाइगोत्स्की भी इसकी बात करते हैं और पियाजे भी, ठीक है, कि बच्चे क्या होते हैं, रचनात्मक होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों को सक्रिय या निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना। तो इन दोनों की थ्योरी में ये कहा गया है कि बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि निष्क्रिय होते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों ही सक्रिय कार्यकर्ता की बात करते हैं बच्चों के लिए। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा है भाषा और सोच के बीच संबंध, और चौथा है सीखने की प्रक्रिया की समझ सरल या जटिल। तो दोनों ही यहाँ पर कहते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो सरल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें दोनों अलग अलग चीज़ें कहते हैं। अब कौन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। भाषा और सोच के बीच में जो संबंध है वो लेव वाइगोत्स्की अलग तरीके से बताते हैं और जीन पियाजे अलग तरीके से बताते हैं। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि सबसे पहले बच्चा भाषा को सीखेगा, यानी कि सबसे पहले बच्चा लैंग्वेज को सीखेगा, और जब वो लैंग्वेज बोलना सीख जाएगा तब जाकर उसमें सोच डेवलप होगी, यानी कि उसके बाद वो थिंक करेगा, ऐसा कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। लेकिन जीन पियाजे इसका जस्ट अपोजिट कहते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, थिंक करेगा, सोचेगा, अपने दिमाग का यूज़ करेगा, और उसके बाद वो भाषा बोलना सीखेगा, यानी कि उसके बाद उसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। तो यही मेन डिफरेंस है दोनों की थ्योरी में, लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी और जीन पियाजे की थ्योरी में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपने नोट्स परचेज़ किया है तो आपको एक्स्ट्रा में कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं भी लेना चाहते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप क्लासेस को रेगुलर देखिए, और हर एक क्लास का जो मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ उसको आप नोट करते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ से आपकी थ्योरी भी कवर अप हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था कि, उनका क्या विश्वास था ये आपसे पूछा है। पहला है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति में तथ्यों को समाहित करना है, विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है
अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। और चौथा है कि अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि लेव वाइगोत्स्की का विश्वास इनमें से क्या था, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है, यहाँ पर आप देखिए, तथ्यों को याद कराना, इसकी बात वाइगोत्स्की नहीं करते। वाइगोत्स्की ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते कि आप बच्चों को कॉन्सेप्ट को याद करवाओ। जी नहीं, याद करवाने की नहीं बल्कि समझाने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है, बच्चे मुख्यतः अकेले काम करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, लेव वाइगोत्स्की बच्चों को अकेले काम करने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि बच्चे क्लासरूम में एक दूसरे के साथ सहयोग करके चीज़ों को सीखेंगे, ना ही अकेले सीखेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। थर्ड कह रहा है, अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। जी हाँ, बिल्कुल, लेव वाइगोत्स्की इसी की बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया से सीखेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जैसे क्लास में दो बच्चे हैं, एक बच्चे का इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और दूसरे का मैथ्स अच्छा है। तो जिसका मैथ्स अच्छा है वो इस बच्चे को मैथ्स सिखाएगा, और जिसका इंग्लिश अच्छा है वो इस बच्चे को इंग्लिश सिखा सकता है। तो इस तरीके से सहयोगात्मक रूप से बच्चे सीखेंगे, ऐसा कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। साथ ही साथ संरचनात्मक अधिगम होगा। संरचनात्मक अधिगम का मतलब होता है कि बच्चे खुद से ज्ञान का निर्माण करेंगे। अब खुद से ज्ञान का निर्माण कैसे करेंगे, इसी तरीके से तो करेंगे। ये बच्चा इसको मैथ्स पढ़ा रहा है, ये बच्चा इसको इंग्लिश पढ़ा रहा है ना। तो इसकी बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की। दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम मुख्यतः तब होता है जब प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक जोड़ते हैं। जी नहीं, ऐसा वाइगोत्स्की नहीं कहते। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। जिस तरीके से लेव वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, और जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सेम उसी तरीके से लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थियोरी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इनके विषय में कौन सा कथन विकल्प आपका सही है, ये पूछा है। पहला है, वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं। उद्धृत नहीं करते हैं मतलब उनके सिद्धांत से वो प्रभावित हैं ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं वो पियाजे के सिद्धांत से क्या थे, उद्धृत थे। ठीक है, उद्धृत मतलब होता है कि उनके सिद्धांत को उन्होंने अपनाया, पियाजे के सिद्धांत से वो प्रभावित थे। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि सही विकल्प आपको चूज करना है। नेक्स्ट है, वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं। जी नहीं, वो जो उनके चरण है ना, 2 अलग अलग हैं सभी के। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। नेक्स्ट है, क्योंकि देखिए इन्होंने 3 स्तर और 6 चरण उनके इस तरीके से बताए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 थे, और इन तीनों को अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी कि टोटल 6 पार्ट बताए थे। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया था। और चौथा है, उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। जी नहीं, ऐसा वो नहीं कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा, जिसे हम हाइंस डिलेमा के नाम से जानते हैं, उसकी काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया था। देखिए, कोहलबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने हाइंस डिलेमा वाली स्टोरी बच्चों को सुनाई थी। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा को इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम। ठीक है, तो उसमें एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, कि वो खुद से करके सीखें, ये सारी चीज़ें। चलिए ऑप्शन देखेंगे, फिर उससे हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। पहला है, टीचर को उपदेशक होना चाहिए और सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए। देखिए, कल की क्लास जिन भी स्टूडेंट्स ने देखी होगी वो समझ गए होंगे ये ऑप्शन सही नहीं होगा। वहाँ कल मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दिखता है कि बच्चों को नियंत्रित किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, इसका मतलब वो नेगेटिव चीज़ है। कंट्रोल करना मतलब होता है कि आप बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि एज अ टीचर मैं आपसे जो कह रही हूँ या कह रहा हूँ वो आपको करना ही पड़ेगा। तानाशाही वाली जो चीज़ होती है ना, उसको नियंत्रण कहते हैं।
और ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है एज अ टीचर। तो ये हो गया एलिमिनेट। नेक्स्ट ऑप्शन इज छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को महत्व देना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है, बच्चे पहले से जो चीज़ें जानते हैं और बच्चों के जो एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, उनको आप महत्व देंगे, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है केवल बाह्य उत्प्रेरणा पर बल देना चाहिए। जी नहीं, बच्चों में आंतरिक उत्प्रेरणा पर बल देना चाहिए। ठीक है, अब ये बाह्य और आंतरिक क्या है, कल की क्लास में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था। बच्चे अंदर से अभिप्रेरित होने चाहिए। ठीक है, अपनी खुशी के लिए वो कोई काम करें, ना कि बाहरी रूप से किसी लालच के लिए कोई काम करें। तो ये ऑप्शन भी बाहर। नेक्स्ट है छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। आलोचनात्मक तरीके से सोचना मतलब जैसे आपने बच्चे को कोई एक प्रॉब्लम दी तो उसका सॉल्यूशन वो अनेक तरीकों से सोचें, सिर्फ एक ही तरीके तक वो लिमिटेड ना रहें, ये होता है आलोचनात्मक तरीका। और जैसे कोई भी प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन नहीं हो सकता, उसका पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें जानने की वो कोशिश करें, इस तरीके से उनको प्रोत्साहित करना है। दैट्स वाई हमारा राइट आंसर होगा बी और डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, बी और डी, ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। बताइए मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए, मतलब कि बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, इसका रीज़न क्या है। पहला है कि वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकते उस चीज़ को सूचित करना। दूसरा है दूसरों की तुलना में विद्यार्थियों का प्रदर्शन करना। तीसरा है विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है इसका विस्तृत ब्यौरा देना। और चौथा है उपयुक्त उपनाम जैसे मंद बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थी का उल्लेख करना। देखिए बच्चों का मूल्यांकन इसलिए किया जाता है, उनका इवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है ताकि ये पता लग सके कि बच्चा चीज़ों को सीख पा रहा है या फिर नहीं सीख पा रहा है। अगर वो कोई चीज़ नहीं समझ रहा है तो क्यों नहीं समझ रहा है, उसके पीछे के रीज़न ढूंढना। तो इसका जो पूरा विस्तृत ब्यौरा होता है, पूरा डेटा होता है, उसको निकालना, ये मुख्य उद्देश्य होता है मूल्यांकन का। ना कि बच्चों में तुलना करना या फिर बच्चा जो काम नहीं कर रहा है सिर्फ उसी पर आप फोकस करें, या फिर आप बच्चों में लेबल लगा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई बच्चा मंद बुद्धि है, कोई कुशल बुद्धि है, कोई जड़ बुद्धि का है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, ये सब नेगेटिव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रखें, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इसमें प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। देखिए चलिए ऑप्शन देखते हैं, फिर इसको मैं डिटेल में समझाती हूँ। तो पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना करना। जी नहीं, तुलना करना इसका उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान करके 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन करना, या फिर विद्यार्थी की अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी चाहिए उस पर फोकस करना। तो देखिए NEP 2020 में जो 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र है उसका मतलब होता है कि बच्चों की संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, भावात्मक यानी कि इमोशनल, और मनोगत्यात्मक यानी कि जो फिजिकल हैं, इन एस्पेक्ट में प्रगति करना। अब देखिए ये होता क्या है, NEP 2020 कहती है कि आप क्या करें, बच्चे का 360 डिग्री असेसमेंट करें। 360 डिग्री असेसमेंट मतलब होता है बच्चे का हर फील्ड में आप मूल्यांकन करें, हर फील्ड में उसका विकास भी करें। ठीक है, अब ये फील्ड कौन कौन से होंगे, एक आपका संज्ञानात्मक हो गया यानी कि बच्चे के दिमाग का विकास करना। दूसरा भावात्मक हो गया यानी कि बच्चों में इमोशन, उनके जो भाव हैं, उनके मन के विचार हैं, उनको भी महत्व देना, उनका विकास करना। तीसरा मनोगत्यात्मक, बच्चों को फिजिकली भी फिट रखना, उनको स्पोर्ट्स वगैरह कराना। ठीक है, तो 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब होता है बच्चे को हर तरीके से तैयार करना, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, हर तरीके से उसको क्या करना, उसमें इन चीज़ों का विकास करना। ठीक है, यही होता है 360 डिग्री बहुआयामी असेसमेंट। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक,
ये नामांकन करना बहुत गलत चीज़ है। नामांकन मतलब होता है जैसे किसी को आप A ग्रेड दे रहे हैं, किसी को B ग्रेड दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और NEP तो बिल्कुल भी नहीं कहती है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे कि पालन पोषण और देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किस चीज़ का उदाहरण है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो स्त्रियां होती हैं, फीमेल होती हैं, उनका केवल नारीवादी दृष्टिकोण, यानी कि वो बच्चे का पालन पोषण कर रही हैं, उसका देखभाल कर रही हैं, बहुत ही सेंसिटिव जो है फीमेल्स को दिखाया जाता है, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है। तो सिंपल आप कहेंगे ये जेंडर पक्षपात का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फीमेल को दिखाया जा रहा है कि वो बच्चे का पालन पोषण कर रही है। पालन पोषण मेल भी तो कर सकते हैं, है ना। तो जेंडर पक्षपात ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सिर्फ फीमेल ही ये काम करेंगी, क्योंकि फीमेल क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, संवेदनशील होती हैं। इस तरह की चीज़ें लोगों के दिमाग में डाल दी जाती हैं आजकल भी कई जगह पर, आप देखते होंगे। तो ये जेंडर पक्षपात है, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। समालोचनात्मक चिंतन का आकलन, देखिए समालोचनात्मक चिंतन अभी मैंने आपको बताया था, क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें क्या होता है, बच्चा हर किसी का प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट समझने लगता है, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढने लगता है, तो ये होता है समालोचनात्मक चिंतन करना। तो ये जो समालोचनात्मक चिंतन का आकलन है वो किस प्रकार किया जा सकता है, ये आपसे पूछा है। पहला है उनकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण द्वारा। जी नहीं, प्रत्यास्मरण का मतलब होता है चीज़ों को रटना, बार बार किसी चीज़ को रटना, और आप जानते हैं रटना इज़ द नेगेटिव वर्ड, ठीक है। उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा, उनकी नकल करने की गति को मापकर। जी नहीं, बच्चों की समालोचनात्मक चिंतन का आकलन नकल करने की गति को मापकर नहीं करना है, ठीक है। उनकी वर्तनी की परिशुद्धता की गणना करना कि वो वर्तनी कितना शुद्ध रूप से बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर आप समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करना चाहते हैं तो उनके विवेचनात्मक कौशलों का विश्लेषण करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। नोट पूछा है, ठीक है। पहला है अनुक्रिया उद्दीपन संबंध, दूसरा है पाठ, तीसरा है भाषा, चौथा है सामाजिक अंतःक्रिया। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जो कि आपको याद रखना है, और एग्जाम में ये इतना हेल्प करेगा ना, इससे आप 3 से 4 नंबर तक गेन कर सकते हैं। जी हाँ, वो ट्रिक क्या है, ध्यान से सुने। वो ट्रिक है SCL। लेव वाइगोत्स्की सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीज़ों को महत्व देते हैं, S, C और L को। S फॉर सोसाइटी यानी कि समाज को, जो कि आप 4th ऑप्शन में देख रहे हैं। दूसरा है कल्चर, C फॉर कल्चर यानी कि संस्कृति को। और तीसरा है तीसरा है L फॉर लैंग्वेज यानी कि भाषा को। इन 3 चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है, SCL लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड है और वो इन 3 चीज़ों को महत्व देते हैं। तो अब आप समझ गए, वो भाषा को तो इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि कौन अधिगम को प्रभावित नहीं करता है पूछा है, यानी कि लेव वाइगोत्स्की किस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाषा को तो देते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सामाजिक अंतःक्रिया को भी देते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब आंसर इन दोनों में से होगा, या तो अनुक्रिया उद्दीपन संबंध या फिर पाठ। तो देखिए वो पाठ को भी महत्व देते हैं, ये भी याद रखना है। पाठ मतलब होता है किसी की मदद करना, हेल्प करना, ठीक है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं पाठ को स्कैफोल्डिंग। आप स्पेलिंग नोट कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में इसका एक ही नाम है और हिंदी में इसके कई नाम हैं। हिंदी में आपको कहीं पर पाठ दिखेगा, कहीं पर मचान दिखेगा, कहीं पर अवधान दिखेगा, तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इंग्लिश में ओनली एक ही नाम है, स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग याद रखिएगा, इस चीज़ की बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की, और इसका मतलब होता है किसी को हेल्प देना यानी कि मदद करना। और वो जो हेल्प होती है ना, वो परमानेंट नहीं होती है, बल्कि टेम्पररी हेल्प होती है। अब आप कहेंगे ये टेम्पररी हेल्प क्या है। जैसे लर्निंग की प्रोसेस हो रही है और बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो टीचर क्या करेंगे, बच्चों को हिंट देंगे,
और हिंट के थ्रू बच्चा जो है उसका आंसर खुद से करने की कोशिश करेगा। सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल, आप कार चलाना सीखना चाहते हैं लेकिन आपको कार चलाना नहीं आता है, आप चाहते हैं कि आप सीखें। अब आपको कार चलाना कोई अन्य व्यक्ति सिखाएगा, वो व्यक्ति सिखाएगा जो कार चलाने में एकदम प्रोफिशिएंट है, ठीक है। अब वो आपको कार चलाना सिखा रहा है। कुछ दिनों तक उसने आपको कार चलाना सिखाया और धीरे धीरे जब आप खुद से कार चलाना सीख जाएंगे तो फिर ये व्यक्ति आपको हेल्प नहीं करेगा कार चलाना सिखाने में, क्योंकि लाइफ टाइम तो वो आपको सिखाएगा नहीं या फिर सिखाएगी नहीं, है ना। तो जैसे ही आप कार चलाना खुद से सीख गए तो ये हेल्प आपकी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। इसी को हम कहते हैं टेम्पररी हेल्प। इसी की बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो आप कहेंगे अनुक्रिया उद्दीपन संबंध। इसकी बात लेव वाइगोत्स्की नहीं करते हैं, दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने जो थियोरी दी थी उसको हम कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो कौन सा इनके अकॉर्डिंग सही नहीं है पूछा है, ठीक है। पहला है कि बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां आती हैं। जी हाँ, ऐसा तो ये कहते हैं, ये 8 प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं। बुद्धि आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। जी बिल्कुल, ये भी सही बात है। प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। जी हाँ, आप बच्चे को अगर अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो उसका बुद्धिमत्ता का विकास होगा ही होगा। ये 3 चीज़ें तो ये कहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कहते कि बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सही नहीं है, और यही वाला आपका सही नहीं है। क्योंकि देखिए, किसी की बुद्धिमत्ता, किसी का IQ लेवल कितना है, क्या आप सटीक रूप से माप सकते हैं? कितना किलो उसका IQ है, कितना % है, नहीं माप सकते, है ना। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, तो प्लीज़ इन्हें मैनेज करते हुए चलिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयरली काफ़ी बार रिपीटेड हैं, इसीलिए ये मैंने लिया हुआ है। तो ये सिर्फ 5 क्वेश्चन है जो छोटे यहाँ पर फॉन्ट में आपको दिख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से भी आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं जो अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देते हैं। पहला है किशोरावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, और दूसरा है माध्यमिक बाल्यावस्था। तो देखिए, एक स्टेज इनमें से ऐसी स्टेज होती है जिसमें ह्यूमन की बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्मोन में परिवर्तन होता है, और वो स्टेज होती है किशोरावस्था की, यानी कि एडोलेसेंस की, ठीक है। एडोलेसेंस की स्टेज ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसीलिए इस स्टेज को स्टेनली हॉल ने एक नाम दिया है जिसे हम कहते हैं तूफान और तनाव की अवस्था, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज, ऐसा कहते हैं स्टेनली हॉल, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस ह्यूमन की बॉडी में इसी स्टेज में होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और तर्क वाला। कथन आपको दिया है कि भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होता है और इसीलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। आप बताइए कि जो बच्चों में भाषा का विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ शैशवावस्था तक होता है, यानी कि 0 से 2 ही वर्ष तक होता है? इसके बाद बच्चा भाषा बोलना नहीं सीखता है? बिल्कुल सीखता है ना। तो इसीलिए ये हमारा कथन गलत हो गया, ठीक। कथन हम कहेंगे गलत है। तर्क है कि शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता, ये भी गलत है। क्योंकि देखिए, आपके साथ अगर बचपन में कोई इंसिडेंट हुआ होगा, कोई घटना हुई होगी, तो आपको बड़े होने तक वो घटना याद रहती है, लेकिन ये कह रहा है उसका प्रभाव पड़ता ही नहीं है, आपको याद ही नहीं रहता। तो ये तर्क भी हमारा बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जिसमें दिया है कि ए और आर, यानी कि कथन और तर्क दोनों ही यहाँ पर क्या है? गलत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है?
विकास के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा है। पहला है विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। जी हाँ, क्योंकि हर किसी का जो विकास होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास जो है पूर्ण रूप से आनुवंशिक तया जो है निर्धारित नहीं होता। संज्ञानात्मक विकास मतलब होता है बच्चे के दिमाग का विकास, और उसमें आनुवंशिकता और साथ ही साथ पर्यावरण दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इसीलिए बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सी है विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, और डी है यहाँ पर कि विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं। जी हाँ, विकास के सभी पक्ष आपस में संबंधित होते हैं। आपकी भावनाएं, आपके दिमाग का विकास, चारित्रिक विकास, ये सब क्या होते हैं, आपस में अंतः संबंधित होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और सी ऑप्शन भी यहाँ पर सही है कि विकास पूर्व निर्धारित क्रम में ही होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, सबसे पहले वो घुटनों के बल चलना सीखता है और धीरे धीरे खड़ा होकर चलना सीखता है। तो ये क्या होता है, एक निर्धारित क्रम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए, सी और डी तीन ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, जो कि हमको दिख रहा है ए, सी और डी ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग हैं। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम हैं। पहला है अमूर्त चिंतन करने में सक्षम है, दूसरा है मूर्त पदार्थों के साथ निश्चित संक्रियाएं करने में सक्षम है, या श्रेणीबद्ध कार्य करने में सक्षम है, या वर्गीकृत कार्य करने में सक्षम है। अब देखिए, यहाँ पर बीजगणितीय कथन को खुद से आरेखित कर रहे हैं और यहाँ पर किशोरावस्था की बात हो रही है। तो इस स्टेज में बच्चे अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं। अमूर्त चिंतन क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ऐसी चीज़ों के लिए थिंक कर पाना जो चीज़ें हमारे सामने में प्रेजेंट नहीं होती हैं, जो हमारी सिर्फ कल्पनाओं में होती हैं, उसके बारे में भी बच्चा सोचने लगता है। ठीक है, तो यही होता है अमूर्त चिंतन, और ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से चार तत्व विकास को प्रभावित करते हैं, जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, पहला है परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव और संतुलनता। दूसरा है भाषा, संस्कृति, सामाजिक प्रभाव, सम आयु वर्ग। जी नहीं, ये यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि ये भाषा और संस्कृति को ज़्यादा महत्व नहीं देते। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन, प्रस्तुतिकरण, दंड, हटाया जाना, ये पुनर्बलन की बात ही नहीं करते हैं। अन्वेषण, ध्यान, अवरोधन, स्मृति। जी नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि विकास को चार तत्व जो प्रभावित करते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, वो हैं एक तो परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, दूसरा है क्रियाशीलता जहाँ पर बच्चा एकदम क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है, तीसरा है सामाजिक अनुभव, और चौथा है आपका संतुलनता, बैलेंस बनाए रखना। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की क्लास में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करे हैं। आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको क्लास कैसी लगी उसके लिए भी आप कमेंट करके बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक इसी तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियो पहुंच सकें। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख ही रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स को ईजीली बहुत ही कम प्राइस पे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम कल मिलेंगे इसी टाइम पर इवनिंग में अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।